बिहार के मुजफ्फरपुर शहर की है। ये बात 2021 की है। 18 सितंबर 2021 की रात को मुजफ्फरपुर के टाउन थाना इलाके के बालूघाट में एक घर की तीसरी मंजिल पर अचानक जोरदार धमाका हो गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग डर गए। बंद कमरे की खिड़की और दरवाजों की झिर्रियों से काला धुआं निकलने लगा, जिससे लोगों को शक हुआ कि कुछ बड़ा हादसा हो गया है। शुरू में लोगों को लगा कि मकान के अंदर कोई बम फटा है। कुछ लोगों को लगा शायद गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। धमाके की आवाज और धुआं देख आसपास के लोग डर गए और थोड़ी ही देर में वहां भारी भीड़ जुट गई। मगर मकान के अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंदर से जो काले रंग का बदबूदार धुआं निकल रहा था, वो पूरे माहौल में फैलता जा रहा था। इसी बीच भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी। थोड़ी देर में पुलिस की गाड़ी और फायर ब्रिगेड वहां पहुंच गई। जब पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोगों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसे, तो जो नजारा उन्होंने देखा, उससे उनके होश उड़ गए। कमरे के अंदर एक ड्रम गिरा पड़ा था, जिससे काला और बदबूदार धुआं निकल रहा था। ड्रम के आसपास मांस के लोथड़े फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ड्रम में कोई तेज केमिकल भरा हो। फायर ब्रिगेड ने तुरंत खिड़की और बाकी जगह लगी आग बुझाई। जब धुआं कम हुआ और पुलिस ने ड्रम के अंदर देखा, तो उसमें इंसानी शरीर के टुकड़े मिले। पुलिस ने सारे टुकड़े इकट्ठा किए तो कुल 8 टुकड़े मिले। ये टुकड़े किसी आदमी के लग रहे थे, जिन्हें शायद ड्रम में केमिकल डालकर गलाने की कोशिश की जा रही थी। कमरे में उस वक्त और कोई नहीं था। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती लाश की पहचान थी। टुकड़ों में बंटी लाश को देखकर कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। आसपास खड़े लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी यह तय नहीं कर सका कि मरा हुआ व्यक्ति कौन है। मामला और उलझता जा रहा था। इसी दौरान भीड़ से एक आदमी सामने आया और लाश के टुकड़ों को ध्यान से देखने लगा। थोड़ी देर तक निरीक्षण करने के बाद उसने पुलिस को बताया कि मरा हुआ व्यक्ति उसका भाई राकेश साहनी है। राकेश अवैध शराब का धंधा करता था और उस पर पहले से ही पुलिस का वारंट जारी था। बिहार में शराबबंदी लागू है। ऐसे में राकेश जैसे लोग जो चोरी छिपे शराब का अवैध धंधा करते थे, लगातार पुलिस की नजरों से बचते हुए इधर उधर छिपते रहते थे। राकेश भी काफी समय से फरार था और अपने परिवार से भी कम ही संपर्क में रहता था। इसलिए जब उसकी मौत हुई तो घर वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। जब लाश की पहचान राकेश साहनी के रूप में हुई, तो पुलिस ने तुरंत मकान मालिक सुनील कुमार शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। सुनील एक किताबों का कारोबारी था और उसके मकान में कई कमरे थे, जिन्हें वह अलग अलग लोगों को किराए पर देता था। जिस कमरे से लाश मिली, वह सुनील ने सुभाष नाम के एक व्यक्ति को किराए पर दिया था, लेकिन बीते कुछ समय से सुभाष और उसका परिवार मकान में नहीं दिखा था। आसपास के लोगों को लगा कि वह शायद अपने गांव चला गया है, इसलिए किसी ने शक नहीं किया। लाश की पुष्टि होने के बाद राकेश के भाई दिनेश साहनी की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस की सबसे पहली प्राथमिकता थी सुभाष को ढूंढ निकालना, क्योंकि सुभाष और राकेश दोनों ही अवैध शराब के धंधे में साझेदार थे। मकान मालिक सुनील ने बताया कि जब सुभाष ने कमरा किराए पर लिया था, तब उसने खुद को मुजफ्फरपुर के कर्पूरी नगर का निवासी बताया था। उसका कहना था कि उसके गांव में बाढ़ आ गई है और घर में पानी भर गया है, इसलिए कुछ दिन के लिए वह यहां रहना चाहता है। अब मामला धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। सुभाष केवल किराएदार नहीं बल्कि राकेश का करीबी भी था और अब वह गायब था। पुलिस को शक था कि हत्या के पीछे उसी का हाथ हो सकता है, या फिर वह कुछ ऐसे राज जानता है जो केस की गुत्थी सुलझा सकते हैं। सुनील कुमार शर्मा ने अपने बयान में बताया कि उसने सुभाष को कमरा इसलिए आसानी से किराए पर दे दिया क्योंकि सुभाष ने किराए को लेकर कोई मोलभाव नहीं किया, बल्कि बाकी किराएदारों से 1000 रुपये अधिक किराया देने की बात कही और एडवांस में किराया ऑनलाइन उसके खाते में जमा भी कर दिया। इसके बाद सुभाष अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ वहां रहने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी साली और साढ़ू भी आकर उसी कमरे में रहने लगे। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन पिछले 3 दिनों से कमरे पर ताला लगा हुआ था, जिससे लोगों को लगा कि शायद वह अपने पुराने मकान लौट गया होगा। इधर पुलिस को राकेश के बारे में कई अहम जानकारियां मिली। करीब 5 साल पहले राकेश ने राधा नाम की महिला से शादी की थी और उनके 3 बच्चे थे। राकेश सुभाष के साथ मिलकर अवैध शराब का धंधा करता था और फिलहाल पुलिस से फरार था। हैरानी की बात यह थी कि जिस दिन राकेश गायब हुआ, उसी दिन से उसकी पत्नी राधा भी बच्चों सहित लापता थी। पुलिस को यह भी पता चला कि जब जब राकेश पुलिस से बचने के लिए छिपता था, राधा बच्चों को लेकर सुभाष के मकान में आ जाया करती थी और सुभाष ही उनका पूरा ध्यान रखता था। इससे सुभाष और राधा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। आसपास के कई लोगों ने बताया कि सुभाष और राधा के बीच प्रेम संबंध थे। कुछ तो यह तक मानते थे कि राधा ही सुभाष की पत्नी है।
इसी भ्रम में मकान मालिक सुनील भी था। इन खुलासों के बाद पुलिस को शक और गहरा हो गया था कि राकेश की हत्या के पीछे निजी रिश्तों और आपसी धोखे का भी एंगल हो सकता है। अब यह मामला सिर्फ अवैध धंधे से जुड़ा नहीं, बल्कि एक संभावित प्रेम त्रिकोण और साजिश की ओर भी इशारा कर रहा था। पुलिस को अब पूरा यकीन हो चुका था कि राकेश की हत्या के पीछे सुभाष और राधा का ही हाथ है। दोनों की तलाश पूरे शहर में शुरू कर दी गई। पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और शहर के सभी प्रमुख होटलों पर छापेमारी शुरू कर दी। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार पुलिस को सफलता मिल ही गई। सुभाष और राधा को स्टेशन रोड से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां से वे दिल्ली भागने की कोशिश में थे। दोनों किसी ट्रेन से फरार होना चाहते थे, लेकिन समय रहते पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उन्होंने कुछ अहम जानकारियां दी। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट के पास से खून से सने कपड़े और बिस्तर बरामद किए। राधा और अन्य आरोपियों के थे, जिन्हें हत्या के वक्त पहना गया था। मौके से मिले सबूतों ने पुलिस की थ्योरी को और मजबूत कर दिया। जिन लोगों को पहले सुभाष की साली और साढ़ू समझा जा रहा था, असल में वे राधा की बहन कृष्णा देवी और उसका पति विकास कुमार थे। ये दोनों भी हत्या की साजिश में शामिल थे और राकेश की मौत में उनकी भी सीधी भागीदारी थी। सुभाष और राधा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके बयान के आधार पर राधा की बहन कृष्णा और उसके पति विकास को पकड़ने के लिए सीतामढ़ी और शिवहर में छापेमारी की। लेकिन जैसे ही उन्हें सुभाष और राधा की गिरफ्तारी की खबर मिली, वे दोनों मौके से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने सुभाष और राधा को थाने लाकर जब सख्ती से पूछताछ की, तो राकेश की हत्या से जुड़ी एक खौफनाक और हैरान कर देने वाली साजिश का खुलासा हुआ। यह महज एक गुस्से में की गई हत्या नहीं थी, बल्कि 2 महीने पहले से सोची समझी योजना के तहत अंजाम दिया गया अपराध था। इस साजिश में कुल 4 लोग शामिल थे। राकेश का करीबी दोस्त सुभाष, उसकी पत्नी राधा जो अब सुभाष की प्रेमिका बन चुकी थी, राधा की बहन कृष्णा और कृष्णा का पति विकास। चारों ने मिलकर राकेश को रास्ते से हटाने की पूरी योजना बनाई थी। राकेश की हत्या कर शव के डिस्पोजल की तैयारी भी पूरी कर ली थी। शव को गलाने के लिए केमिकल का इंतजाम किया गया था। शव से उठने वाली दुर्गंध को बाहर फैलने से रोका जा सके, इसके लिए अगरबत्ती का इंतजाम भी किया गया था। राकेश की हत्या के पीछे कारण था सुभाष और राधा का नाजायज रिश्ता। दरअसल शराब के धंधे के चलते राकेश के पीछे अक्सर पुलिस पड़ी रहती थी। इसके चलते राकेश कई कई दिनों तक अंडरग्राउंड हो जाता था। उसके पीछे उसकी पत्नी राधा और बच्चों की देखभाल सुभाष ही करता था। पति के बाहर कहीं छिपते रहने की वजह से राधा की सुभाष के साथ नजदीकियां बढ़ती गईं। सुभाष भी राधा को चाहता था। इस तरह उन दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। राकेश को जब इस बात का पता चला तो उसने पत्नी राधा को खूब पीटा। राधा ने उससे माफी मांग ली, सुभाष ने भी उससे माफी मांग ली। राकेश की भी मजबूरी थी, क्योंकि वह बीवी बच्चों की देखभाल के लिए सुभाष पर आश्रित था। लिहाजा उसने दोनों को माफ कर दिया। लेकिन यही उसकी भूल थी। राकेश जब जब परेशान होता तो वह राधा से लड़ता और राधा भागकर सुभाष के घर चली जाती थी। फिर राकेश उसे समझा बुझाकर वापस ले आता। यह चक्र काफी समय से चल रहा था। सुभाष ने राधा को अपने प्रेम जाल में पूरी तरह फांस रखा था और राधा भी अब राकेश की गाली गलौज और मारपीट से तंग आ चुकी थी। राधा पति के बजाय अपने प्रेमी सुभाष के साथ ज्यादा खुशी महसूस करती थी। वह तनमन दोनों से सुभाष की हो चुकी थी। अब राकेश सुभाष और राधा की नजरों में चुभने लगा था। राधा अब उसकी कोई भी कड़वी बात सुनने को तैयार नहीं थी। दोनों को लगने लगा था कि राकेश उनके बीच दीवार बन गया है। राकेश की खुद की जिंदगी भी किसी ठिकाने पर नहीं थी। पुलिस उसे हर वक्त ढूंढ रही थी और घर में बीवी का भरोसा टूट चुका था। वो हमेशा टेंशन में रहता था। अक्सर शराब के नशे में धुत होकर राधा को मारता पीटता भी था। राधा अब इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी। ऊपर से सुभाष से जो रिश्ता था, उसमें राकेश सबसे बड़ी रुकावट बन गया था। ऐसे में दोनों ने ठान लिया कि अब इसे रास्ते से हटाना ही होगा। सुभाष जिस कर्पूरी नगर में रहता था, वहां उसके रिश्तेदार भी आसपास रहते थे। मोहल्ला घना था, लोग एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। इस वजह से वहां कोई भी बड़ा काम करना मुश्किल था। इसलिए सुभाष ने एक नया ठिकाना ढूंढना शुरू किया, जहां वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। उसे पता चला कि बालूघाट में सुनील शर्मा के मकान की तीसरी मंजिल खाली पड़ी है। उसने किसी जान पहचान वाले की मदद से सुनील की मां से बात की और खुद को बाढ़ पीड़ित बताकर किराए पर कमरा ले लिया। सुभाष ने मकान मालिक को बिना किसी झंझट के राजी करने के लिए बाकी किराएदारों से 1000 रुपए ज्यादा किराया देने की बात कही और एडवांस में पैसे भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। उसे जल्दी से वो कमरा मिल गया जो वो ढूंढ रहा था।
थोड़े ही दिनों में सुभाष कुछ सामान लेकर सुनील शर्मा के मकान में शिफ्ट हो गया। कुछ दिन बाद राधा भी अपने तीनों बच्चों को लेकर वहां पहुंच गई। मोहल्ले में सुभाष ने राधा को अपनी पत्नी बताकर सबको परिचित कराया, ताकि किसी को शक न हो। राधा के आने के कुछ ही दिन बाद उसकी बहन कृष्णा और उसका पति विकास भी वहीं आकर रहने लगे। अब पूरा खेल तैयार हो चुका था। राकेश को खत्म करने की प्लानिंग इन चारों ने मिलकर की थी, लेकिन सिर्फ सुभाष और राधा के बस की बात नहीं थी कि राकेश जैसे हट्टे कट्टे आदमी पर काबू पा सकें। इसलिए सुभाष ने राधा की बहन कृष्णा और उसके पति विकास को भी साजिश में शामिल कर लिया। मकसद साफ था, जब राकेश कमरे में आएगा तो चारों मिलकर उसे काबू में ले लेंगे और आसानी से मार देंगे। सब कुछ पहले से तय था। केमिकल से भरे ड्रम से लेकर अगरबत्तियों तक की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अब बस राकेश को फांसने की बारी थी। राधा ने मौका देखकर तीज वाले दिन राकेश को फोन किया। उसने प्यार से बात करते हुए उसे मनाया कि कुछ देर के लिए मिल लो, बच्चे भी याद कर रहे हैं। उस वक्त राकेश पुलिस से बचकर कहीं छिपा हुआ था, क्योंकि उस पर गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका था। 1 महीने पहले ही राकेश और सुभाष के बीच जोरदार झगड़ा हुआ था। उस वक्त सुभाष ने उसे खुलकर धमकी दी थी। राकेश को भी कुछ अंदाजा हो गया था कि सुभाष और राधा कुछ गलत प्लान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब राधा ने प्यार से तीज वाले दिन उसे मिलने बुलाया तो वो अपनी पत्नी और बच्चों के मोह में आ गया। उस रात सबने साथ बैठकर शराब पी और चिकन खाया। राधा और सुभाष ने जानबूझकर राकेश को खूब शराब पिलाई ताकि वो होश में न रह सके। जब राकेश पूरी तरह नशे में धुत हो गया तब चारों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। सबसे पहले राकेश के सिर पर भारी हथौड़े से वार किया गया, जिससे वो मौके पर ही ढेर हो गया। फिर उसके शरीर के 8 टुकड़े कर दिए गए। चाकू से एक एक कर काटा गया। इसके बाद सारे टुकड़े एक बड़े प्लास्टिक ड्रम में डाल दिए गए। ड्रम में यूरिया, नमक और तेजाब डालकर लाश को गलाने की कोशिश की गई, कमरे से बदबू बाहर न जाए। इसके लिए खिड़कियों और दरवाजों की झिर्रियों में कपड़े ठूंस दिए गए। ऊपर से ढेर सारी अगरबत्तियां जलाई गईं ताकि कोई शक न करे। और फिर चारों आरोपी उस रात वहां से चुपचाप निकल गए, सोचकर कि अब राकेश की कहानी खत्म हो चुकी है। 4 दिन तक ड्रम में यूरिया, तेजाब और नमक के चलते लाश धीरे धीरे गल रही थी। इस प्रक्रिया में अंदर अमोनियम नाइट्रेट जैसी जहरीली गैस बनने लगी। जब यह गैस कमरे में जल रही अगरबत्तियों के संपर्क में आई तो एक जोरदार धमाका हो गया। इसी धमाके ने पूरे राज्य से पर्दा उठा दिया। करीब 2 महीने पहले पुलिस ने राकेश के ठिकाने पर छापा मारा और भारी मात्रा में शराब बरामद की। इसके बाद राकेश का पूरा धंधा डगमगाने लगा। वो पुलिस से बचने के लिए कभी यहां तो कभी वहां छिपता फिरा, फिर आखिर में दिल्ली भाग गया। इसी बीच राधा को मौका मिल गया। वो बच्चों को लेकर सीधे सुभाष के पास जा पहुंची। हत्या की इस साजिश में शामिल राधा की बहन कृष्णा और उसका पति विकास अब भी फरार हैं। पुलिस की टीमें समस्तीपुर और सीतामढ़ी में छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। सुभाष ने पूछताछ में कहा कि घटना के बाद से उसका विकास और कृष्णा से कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस को उस पर भरोसा नहीं है। पूछताछ में पता चला कि हत्या के बाद चारों आरोपी पहले एक साथ भागे थे। रात बस स्टैंड पर गुजारी, फिर अगली सुबह सबने अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। विकास और कृष्णा ने कहा था कि वे सीतामढ़ी जा रहे हैं। उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चला। पूछताछ के बाद सुभाष, राधा और बाकी गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।